नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। वैसे मुझे लगता है कि अब अगले 7-8 महीने मुद्दे की बात तो एक ही रहने वाली है और वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। और उसमें भी उत्तर प्रदेश की वो 80 सीटें जो कमोबेश ये तय करेंगी कि केंद्र की राजनीति में केंद्र में बीजेपी की सरकार उसी धमक के साथ वापस लौटेगी या फिर विपक्ष के जो समीकरण है, विपक्षी एकता के जो समीकरण है, वो कोई कमाल दिखा पाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के से जुड़े सवालों पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने दरअसल यूपी तक के साथ एक खास लंबा इंटरव्यू किया, उसमें कई खास बातें अखिलेश यादव ने कही, जिसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी विपक्षी एकता की ये जो मुहिम है, जो नीतीश कुमार ने जिसके लिए पहल की थी, वो क्या रंग ला सकती है, वो क्या शक्ल अख्तियार कर सकती है, इन तमाम चीज़ों पर अखिलेश यादव ने बात की। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत जोर देकर कही कि 23 जून को पटना में जो बैठक होनी है विपक्षी दलों की, वो बैठक ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में टीम अखिलेश के खिलाड़ी कौन कौन होंगे। यानी विधानसभा में जो उनके साथ जयंत, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर ये सब लड़े थे, राजभर तो खैर बाहर हो गए, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश में एक हो पाएगा, यानी कांग्रेस और मायावती का क्या रुख रहेगा। 23 जून को लेकर 23 जून की बैठक में इस पर फैसला होगा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। आइए जरा पहले सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने 23 जून की इस बैठक को लेकर क्या कहा। बहुत दिनों से लगातार इस बात की कोशिश हुई है और समय समय पर लीडर्स ने दूसरे दल के एक दूसरे से मिले हैं, दूसरी बैठकें हुई हैं लगातार। मुझे उम्मीद है कि 23 तारीख को कोई न कोई रास्ता निकलेगा और जो सब दल बैठ करके बातचीत करके कोई न कोई फैसला जरूर लेंगे। अखिलेश यादव ने और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और उनके इन बयानों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए, आगे की राजनीति को समझने के लिए जो मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं उनमें शामिल हैं प्रशांत श्रीवास्तव। प्रशांत लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, इंडिया टुडे मैगजीन के लखनऊ ब्यूरो चीफ हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी निगाह रखते हैं प्रशांत। साथ ही मेरे साथ हैं आदेश रावल। आदेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले कई सालों से देश की राजनीति पर और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में आदेश की बारीक निगाह रहती है, कांग्रेस पार्टी के तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर। तो कांग्रेस का नजरिया जो है वो हम आदेश से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अमीश मेरे साथ मौजूद हैं। अमीश UPTak.in जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। हमारे एक और मेहमान संतोष सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो पटना से हमारे साथ जुड़ने वाले थे, शायद कोई तकनीकी वजह से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हो सकता है कि कार्यक्रम के बीच में जुड़े। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे, जो मैंने अभी अपने दर्शकों को सुनाया भी 23 जून को लेकर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कई बातें कही हैं पिछले 48 घंटों में, 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। इसके अलावा उन्होंने एक पीडीए की बात की कि पीडीए हराएगा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये बीजेपी को तीनों मिलकर हराएंगे। लेकिन जब वो नॉन यादव पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं, जब वो दलितों को अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं, या फिर लोकसभा चुनावों में मुसलमान भी अगर हम उनके रुख को परखने की कोशिश करें तो कांग्रेस महत्वपूर्ण हो जाती है, मायावती महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव 23 जून की बैठक का हवाला तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पर उन्होंने अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि हाँ, परिस्थितियां बनती हैं तो कांग्रेस पार्टी भी साथ आ जाए, मायावती भी साथ आ जाए, या दोनों में से एक साथ आ जाए? दोनों में से एक साथ आ जाए। नीरज जी, मैंने पूरा वो इंटरव्यू सुना अखिलेश यादव का, और अगर आपने भी उसको ध्यान से सुना हो तो अखिलेश यादव ने किसी भी सवाल का जवाब बहुत क्लैरिटी से नहीं दिया है। जब उनसे पूछा गया, अगर आप शुरुआत में बात करें, उनसे बहुत क्लियर सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी की इमेज सुधरी है भारत जोड़ो यात्रा से, तो अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया कि सवाल ये है कि भाजपा को कैसे हराए। मतलब वो इस तरह के वो तमाम
जो सवाल उनसे पूछे गए उसके जवाब उन्होंने, अगर उनसे ए पूछा गया तो उन्होंने जवाब बी दिया। तो वो बहुत क्लैरिटी इस इंटरव्यू में उनके उन्होंने अपनी तरफ से बहुत रणनीति शायद वो अपना खोलना नहीं चाहते। और जो पूरा इंटरव्यू लिया उसका लब्बो लुआब कुल मिला के यही लगा कि अखिलेश यादव अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आज की स्थिति में भले ही यूपी में इस तरह के तमाम कयास चल रहे हो कि महागठबंधन होने जा रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार पिछले दिनों लखनऊ आए और उन्होंने, हालांकि वो सभी स्टेट्स गए और लखनऊ में आए तो उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, उसके बाद से लगा कि नीतीश कुमार उससे पहले राहुल गांधी से मिलकर आए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का, सपा का और लोकदल का यहाँ पर अलायंस हो सकता है। ये जो कि सपा का जो यहाँ का अलायंस 2022 में जो समाजवादी पार्टी ने जिस अलायंस में चुनाव लड़ा है उसमें कांग्रेस ऐड हो जाएगी और वही अलायंस 2024 में वर्क करेगा। लेकिन पूरे इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कम से कम 5 बार कम से कम ये बात बोली कि बड़े दल को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। वो साफ ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस की ओर साफ इशारा था, और वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि जो सीट्स एडजस्टमेंट की जब बात आती है, जो सीट के बंटवारे की बात आती है, तो कांग्रेस हमेशा ज्यादा सीटें मांगती है, जबकि यूपी में कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव कोई भी ऐसा कमिटमेंट, कोई भी ऐसी बात अभी से नहीं करना चाहते, या कोई भी, यहाँ तक कि वो तारीफ भी अभी से नहीं करना चाहते कि हाँ कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है यूपी में, क्योंकि वो शायद अभी उस स्पेस को नहीं देना चाहते हैं, जिसका उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के पास वो स्पेस कहीं आ गई तो वो डेंट ना मार जाए। अगर आपको ध्यान हो, पिछले दिनों में हम लोगों ने अपने डिबेट में ही चर्चा की थी कि लोकल बॉडी पोल्स जो अभी यूपी में हुए हैं उसका क्या फर्क पड़ सकता है या उसका क्या असर दिख सकता है 24 में। तो हम लोगों ने हमेशा ये बात कही कि जो लोकल बॉडी पोल्स यूपी में हुए हैं उसमें मुस्लिम वोट जो है, खासतौर से आप मुरादाबाद में देख लें, आप शाहजहांपुर में देख लें, आप झांसी में देख लें, इस तरह की तमाम सीटों पर देख लें, खासतौर से वेस्ट यूपी में कांग्रेस को ठीक ठाक मिल गया। वो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस ने यूपी में कुछ किया ही नहीं लोकल बॉडी पोल्स में, प्रियंका गांधी एक बार आई नहीं, 1 जुलाई को शायद उनका आखिरी दौरा था, इस बार 1 जुलाई को लखनऊ आए हुए उनको 1 साल हो जाएगा, और बीच में भारत जोड़ो के यात्रा के दौरान वो आई थी। तो यहाँ तक कि लोकल जो उनके कांग्रेस के जो नेता बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी लोकल बॉडी पोल्स में एक्टिव नहीं थे। इसके बावजूद कांग्रेस 3 सीटों पर नंबर 2 यहाँ पर रहती है मेयर के, और नगर पंचायत और जो दूसरी सीटें हैं नगर पालिका के, वहां पर भी कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन कर जाती है। रायबरेली ऐसी सीट कांग्रेस जीत ले जाती है। ऐसे तरह के तमाम ऐसी सीटें जो कांग्रेस ने जीत गई। तो कहीं ना कहीं ये बात चलने लग गई कि क्या मुस्लिम वोट या जो एंटी बीजेपी वोट है वो कांग्रेस की तरफ 24 में शिफ्ट होगा। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खेमे में इस बात को लेकर चर्चा बढ़ गई कि अगर अलायंस नहीं किया कांग्रेस के साथ तो हमारा जो कोर वोट है, क्योंकि यादव मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का कोर वोट माना जाता है, यादव लोकसभा में एकजुट होकर उतना वोट नहीं करता है, ऐसे पुराने सर्वेस दिखाते हैं, जिस तरीके से विधानसभा में करता है। मुस्लिम वोट को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को उम्मीद पूरी 22 में थी कि उसी तरह 24 में भी होगा। लेकिन जो आज की स्थितियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं तमाम मुस्लिम लोकल नेताओं में, कहीं ना कहीं तमाम मुसलमानों में ये बात आ रही है कि केंद्र में जो नैरेटिव एक पहले चलता था कि स्टेट में समाजवादी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस, तो वो नैरेटिव कहीं ना कहीं फिर दोबारा से दिखने को मिला। इस वजह से कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के खेमे में टेंशन इस बात को लेकर है कि अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया, अगर अकेले चले गए तो वोट डिवाइड हो जाएगा, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं एक दूसरी पिच, वो खास तौर से मैं ऐड करना चाहूंगा, एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रियंका गांधी की टीम और उनकी टीम से जुड़े कई लोग ये चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है कि बसपा से किसी तरह अलायंस हो जाए। पिछले दिनों एक आर्टिकल का भी एक जिक्र किया गया जो तमाम जगह चला, जो कि दक्षिण के अखबार में चला, कि तेलंगाना में इलेक्शन होने भी वाले हैं। तेलंगाना में कुछ बसपा के नेताओं ने वहां पर कांग्रेस के स्टेट यूनिट में संपर्क करने की कोशिश करी। अब वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, या अलायंस को लेकर संपर्क करा, इसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं। तो वहां से उदाहरण को देते हुए किसी ने एक लेख लिखा कि अगर ऐसा यूपी में हो जाए कि कांग्रेस बसपा हो जाए तो कैसे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा और कैसे ये अलायंस बीजेपी को चैलेंज देने में सफल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 2 फैक्टर समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस इधर अगर हमारे साथ एडजस्ट नहीं हुई तो कांग्रेस उधर भी जा सकती है। हालांकि मायावती कब क्या करेंगी इसको प्रेडिक्ट कोई यहाँ बैठा हुआ कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मायावती, मुझे नहीं लगता आचार संहिता लागू होने से पहले मायावती कोई भी कदम बहुत बोल्डली या ओपनली दिखाएंगी। वो जनवरी फरवरी के बाद ही पता चल पाया कि मायावती किस तरफ जाएंगी। 2019 का जब अलायंस हुआ था तब भी मायावती जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में मायावती ने हिंट दिए थे कि अब हम समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि मायावती किस तरफ जाएंगी, लेकिन कांग्रेस के पास दोनों विकल्प हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ भी अलायंस में वो एडजस्ट हो सकती है और बहुजन समाज पार्टी के साथ भी आ सकती है। लेकिन अखिलेश यादव के बयान से ये साफ जाहिर लगा
कि अगर सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर अगर कांग्रेस के मन में यूपी को लेकर अगर ये है, शायद आदेश जी पैनल में तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो लेकिन ये अगर अखिलेश यादव साफ संकेत ये देना चाहते थे कि अगर कांग्रेस के मन में ये है कि बहुत ज्यादा सीटों की उम्मीद वो यूपी में कर रही है, तो ये गलत है। और जैसा कि समाजवादी पार्टी का एक हमेशा से एक तमाम उनके नेताओं का एक डायलॉग रहा है कि हाँ रायबरेली अमेठी छोड़ देंगे, और मैंने जो कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 8-10 और छोड़ देंगे। यानी कुल मिला के वो 10 से 12 सीटें जो है मान के चल रहे हैं, जो शहरी सीटें जहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है या जहां पे कांग्रेस के पास नेता है, वो 10-12 सीटें ऐसी छोड़ सकते हैं। तो 10 से 15 सीटें तक का ही समाजवादी पार्टी का प्लान है, जो उनके नेताओं से बात करके ऑफ रिकॉर्ड लगता है कि वो इससे ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने में के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव और चीजें जो लास्ट में मैं जोड़ना चाहूंगा अपने शुरुआती इसमें, कि अखिलेश यादव के बयान से अखिलेश यादव की मायावती पर भी अटैकिंग नहीं दिखे। भले ही मायावती ने आज अपने स्टेटमेंट में पीडीए की डेफिनेशन कुछ और बताई हो, को जवाब दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी है, समाजवादी कैंप में एक बात है कि ऑप्शन जो है बसपा के साथ अलायंस के भी खोले रखने चाहिए। हो सकता है 2019 की तरह अलायंस हो जाए, क्योंकि 2019 में भी आप देखिए ना इतनी लहर में और जिस तरह से नैरेटिव था 2019 में लोकसभा में, उसके बावजूद 16 सीटें तो इस अलायंस ने रोक ही लिया था ना बीजेपी को। 64 ही बीजेपी का अलायंस जो था एनडीए का, अगर 2 सीटें अपना दल की ऐड कर लें, 62+2 64 सीटें ही वो अलायंस ला पाया था। 16 सीटों पर ये अलायंस रोकने में कामयाब हो गया था। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी लगता है, समाजवादी पार्टी से जुड़े जो अखिलेश यादव की कोर टीम में है, उनको ये भी लगता है कि अगर बसपा से अलायंस हो जाए तो शायद इस बार 20-25 सीटों पर हम बीजेपी को रोक लें। तो समाजवादी पार्टी अभी सारे डोर्स ओपन रखना चाह रही है। उसका कारण एक ही है, मायावती। शायद कांग्रेस भी अपने सारे ऑप्शन इसलिए सोच के रोकना चाह रही है, उसका भी कारण यही है कि मायावती की बीएसपी किस तरफ जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के चुनाव में। भले ही बीएसपी के पास सिर्फ एक एमएलए हो, बीएसपी के पास बहुत पावर में बीएसपी इस समय नहीं हो, भले ही बीएसपी कमजोर नजर आ रही हो, या लोग ये कहते हो कि मायावती एक्टिव नहीं है, लेकिन मायावती के मूव पर यूपी का पूरा अलायंस टिकता है। बिल्कुल। प्रशांत ने कई बातें कही, तो कांग्रेस के पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं, तो ये विकल्प खुले होने की आजादी है या फिर किसी एक को चुनने की चुनौती है? पहला सवाल ये। और दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जो बार बार ये कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी वो बड़ा दिल दिखाएगी, और वो बड़े दिल की डेफिनेशन क्या है? नहीं, देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, नहीं। दरअसल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इस बात को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी भी हाल में विपक्षी एकता को खड़ा करना है, उसको बनाना है। ये जो बैठक 12 जून को होनी थी, अब 23 तारीख को हो रही है। इस बैठक के पीछे राज ये है कि राहुल गांधी, एमके स्टालिन और सीताराम येचुरी, ये तीन लोग मौजूद नहीं थे, इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कांग्रेस ने रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि इस बैठक को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, लेकिन वहां से मना कर दिया गया। जब मना कर दिया गया तो उसके बाद राहुल गांधी ने स्पेशली नीतीश कुमार को फोन किया कि मैं चाहता हूं कि इस बैठक में आऊं, खड़गे जी भी आए, हम दोनों आएंगे, आप इस बैठक को थोड़ा सा आगे कर लीजिए। उनके कहने पे इस बैठक को 23 जून को रखा गया। ये एक पहला मैंने आपको उदाहरण दिया इसलिए ताकि दर्शक ये समझ सकें कि किस हद तक जाने के लिए राहुल गांधी विपक्षी एकता के लिए तैयार है। अब आप जानना चाहते थे कि अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ा दिल दिखाएगी नहीं दिखाएगी पार्टी। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को जो विपक्षी पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं साफ कह दिया है कि भले ही हमें अपने आप में कांग्रेस पार्टी को कुछ त्याग करना पड़े, हमें थोड़ी सीटें कम मिलें, लेकिन हमें किसी भी हाल में विपक्षी एकता को बनाए रखना है, उसको बनाना है किसी भी तरह के। अब नीरज जी, एक चीज मैं आज समझने की कोशिश कर रहा था आज ही कि बिहार में 3 पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू साथ में है। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस साथ में है। उधर तमिलनाडु में डीएमके साथ में है। झारखंड में हेमंत सोरेन साथ में है। तो और माफ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट साथ में है। तो समझौता, विपक्षी एकता को इकट्ठा करने की जो बात है वो कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के साथ है। वो उसमें से अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल मुझे बाहर दिख रहे हैं, और बंगाल में ममता को साथ लेने की बात है। तो जो बड़ा चैलेंज है वो 3 लोगों का है, वो है ममता बनर्जी का, मायावती का और अखिलेश यादव का। बेसिकली इन 3 लोगों के लिए पटना में ये बैठक हो रही है कि इन लोगों को कैसे विपक्षी एकता के साथ जोड़ा जाए, जो जिनको लगता है कि इसके बाद हम उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है वेस्ट बंगाल से लेके कि सीताराम येचुरी जो है वो
काफी नजदीकी है राहुल गांधी के, वो काफी मसलों पे उनको राय भी देते हैं, तो वो कैसे इस बात को टैकल करें। आज ही एक चिट्ठी आई वेस्ट बंगाल के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी की। उन्होंने कहा कि अभिषेक मनु सिंह भी वकील है ममता बनर्जी के, उनके केस लड़ते हैं और विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कांग्रेस प्रेसिडेंट को। इससे पहले अजय माकन ने इस बात का जिक्र किया था कि सिंघवी जी जो है वो वकील हैं केजरीवाल जी के, आप उनको रोकिए पार्टी के सामने। तो ये कुछ छोटी मोटी अड़चने हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी की जो प्रायोरिटी है इस पूरे चुनाव में वो दो है। एक, किसी भी तरीके से विपक्ष को इकट्ठा करना। दूसरा, आपने एक नारा सुना होगा ड्यूरिंग कर्नाटका इलेक्शन, इन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, यानी ये जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, ये सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं था, ये इनका एजेंडा 2024 का है। आप देखिएगा कि बिहार सरकार ने भी इस पे काम किया और उसके बाद कर्नाटक में इस नारे को उठाया गया, और मुझे लगता है कि ये नारा धीरे धीरे विपक्षी एकता होने के बाद ये नारा आपको 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। हो सकता है उसमें से अडानी गायब हो जाए या बाकी जो कॉर्पोरेट इश्यूज है वो गायब हो जाए, इन नारों के साथ विपक्षी एकता आगे बढ़ेगी। अब जहां तक मेरे पास जानकारी है, 425 से 450 सीटों पे लगभग ये लोग काम कर रहे हैं कि इन सीटों पे विपक्षी एकता हो जाएगी और जो बाकी सीटें उनको हम फ्रेंडली लड़ लेंगे। यानी अगर 450 सीटों पे बीजेपी के सामने सिंगल कैंडिडेट होगा, विपक्ष की तरफ से एक कैंडिडेट होगा, तो आप सोचिए कि एक कड़ी टक्कर विपक्ष देने की कोशिश करेगा। अब आपका दूसरा सवाल नीरज जी माफ करिएगा, मैं भूल गया हूँ, उसका आप रिपीट कर देंगे प्लीज। नहीं, मैं आपसे यही जानना चाहता था कि बड़ा दिल दिखाने की डेफिनेशन क्या है, यानी क्या कांग्रेस इतनी कम सीटों पे मानेगी? नहीं, अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जो हाईएस्ट सीटें अखिलेश यादव जीते हैं उत्तर प्रदेश में, वो 2004 में मेरे हिसाब से 36 सीटें थी, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो उनका जो क्लेम बनता है, मान लीजिए कि उनका क्लेम वो 50 सीटों का क्लेम करते हैं, उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए, जयंत चौधरी के लिए, पल्लवी पटेल के लिए, राजभर के लिए फिर भी 30 सीटें बचती हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा समस्या इस चीज में नहीं आएगी। हाँ, अगर मायावती भी इस समझौते में शामिल हो जाती हैं तब थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है इनकी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ना नीरज जी एक चर्चा चल रही है कि खड़गे साहब जब से अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने इस बात को फील भी किया कि कर्नाटक में दलित अध्यक्ष होने के नाते उनको बड़ा चंक दलित वोट का मिला है। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर चर्चा ये चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर हम उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा देते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक तबके में ये बात चल रही है कि दलित प्लस मुसलमान, अगर अल्पसंख्यक, अगर दो वोट भी इकट्ठा हो जाए तो इसकी संख्या जाके 40% बैठती है। तो ये जो थिंक टैंक है कांग्रेस के भीतर के या जो विपक्षी पार्टियों के बीच के, वो सब इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस किस को कहां से लड़ाया जा सकता है, क्या जातिगत समीकरण हो सकते हैं। यानी हर एंगल पे फिलहाल काम चल रहा है। और आपने कहा था बड़े दिल की बात, ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर कट, कि राहुल गांधी की फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिशन यूनिटी है। वो उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हैं, ये पार्टी के भीतर वो कह चुके हैं। बहुत ही अहम बात आदेश ने बताई। एकता जो है वो पहला लक्ष्य है। कहां पर कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कहां लड़ेगा, वो सब बाद की बातें हैं। तो विपक्षी एकता के लिए समझौते होंगे। और ये बात इससे भी पता लगती है कि 12 जून की इतनी बड़ी बैठक, जो कि बहुत प्रचार भी हो गया था उसकी तारीख बदल दी गई क्योंकि कुछ नेता मौजूद नहीं थे। तो 23 जून की बैठक में वाकई कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। वैसे मैं दर्शकों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा देना चाहता हूं, क्योंकि आदेश ने देश भर की भी एक पिक्चर हमारे सामने खींचने की कोशिश की थी कि लोकसभा की 525 में से 190 सीटें देश में ऐसी है जहां सीधी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। यानी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हाशिए पर पड़ी नजर आती है, वो जब देश भर में नजर डालते हैं तो 190 सीटों पर कांग्रेस सीधा पंजा लड़ा रही है बीजेपी के साथ, और 185 सीटें ऐसी हैं जहां रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दल, जिनमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, केसीआर, स्टालिन, ये तमाम लोग हैं जो कि बीजेपी के सामने खड़े हुए नजर आते हैं। तो अभी भी लोकसभा में कांग्रेस कितनी अहम है, ये मैंने आपको इस आंकड़े के जरिए बताने की कोशिश की। मैं आपको अखिलेश यादव का एक और बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने यूपी तक से बातचीत में कहा, और इसमें हमारा सीधा सवाल उनसे राहुल गांधी और मायावती के साथ गठबंधन को लेकर ही था। सुनिए। समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया, बीच में 22 का जब चुनाव आया अभी,
उस समय भी समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को साथ लाने का काम किया। लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलना चाहिए था, वोट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन मैं आने वाले समय में ये कह सकता हूं कि सभी दल जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो बड़े दिल से आए और बड़ा दिल लेकर के समाजवादियों का समर्थन करें, सहयोग करें, जिससे कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। देखिए, इस बयान में भी वही बात जो प्रशांत ने शुरुआत में कही थी कि अखिलेश यादव कतई किसी भी तरह के डिनायल मोड में नहीं है। उन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन की चर्चा की और उसे एक अच्छा गठबंधन बताया। 2019 में मायावती के साथ गठबंधन को भी उन्होंने कहा कि बीजेपी को तो हम ही लोगों ने मिलकर रोका था, मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मिलकर रोका था। तो ये तमाम बातें वो कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर वो सीधी सीधी अपनी हामी भरते हुए भी नहीं नजर आ रहे हैं। हम इसे और समझेंगे प्रशांत से, आदेश से। फिलहाल हम अमीश का एक सवाल लेते हैं। अमीश, आपका सवाल। मैं प्रशांत जी के पास आना चाहूंगा। प्रशांत जी, जो बात अभी तक हो रही थी हमारी, आदेश जी ने एक महत्वपूर्ण पॉइंट सामने रखा कि जो समाजवादी पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस था उत्तर प्रदेश में, वो 36 सीटों का था। और चूंकि अखिलेश यादव बार बार जब भी गठबंधन की बात आ रही है तो इस पर एम्फेसिस जरूर कर रहे हैं कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उसके बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को उनके लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन जो स्थिति या कह लीजिए कि जो ताकत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की है कि वो विपक्षी एकता के सवाल पर जितने मजबूती से अपना पक्ष या अपने हित की बात कर सकती है, वो ताकत तो अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आती। क्योंकि 2022 में भी जो उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके में और बीजेपी गठबंधन में जीत का जो सीटों का अंतर था वो काफी ज्यादा था। तो 23 तारीख को जब ये बैठक में सब लोग बैठेंगे विपक्षी नेता, तो अखिलेश यादव क्या उसी पोजिशनिंग से बार्गेनिंग करने की हैसियत में है जो ममता बनर्जी कर पा रही हैं जिस तरीके से? क्योंकि जो ये भी तो बात सामने आई ना कि 2 ही 3 नेता, जो आदेश जी कह रहे थे कि 2-3 विपक्षी नेता हैं जिनको साधने की ये पूरी कवायद है। तो क्या ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जिस हार्ड बार्गेनिंग का रुख दिखा रहे हैं वो अंत तक कायम रख पाएंगे अपनी, या 23 तारीख को कुछ बड़ा अखिलेश यादव की तरफ से हो सकता है? नहीं, देखिए अमित जी, जैसा कि आपने बात कही कि अगर अखिलेश यादव की मौजूदा ताकत की बात अगर ममता बनर्जी से आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो ऑब्वियसली क्या नाम है, वो बराबर इस समय नहीं है आज की स्थिति। ममता बनर्जी वहां पावर में है, शी इज सीएम देयर, तो यहाँ पर अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं। लेकिन अगर आप देखें ना तो यूपी में सीट्स ज्यादा हैं, और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की अगर 2017 की परफॉर्मेंस से आप तुलना करेंगे तो 2022 में समाजवादी पार्टी की भी दुगनी से ज्यादा सीटें बढ़ी। समाजवादी पार्टी का अलायंस का अगर वोट शेयर देखें तो 36% है। अगर आरएलडी के साथ जो अलायंस हुआ था उस पूरे अलायंस का शेयर 36% है। तो वो निश्चित तौर पर उस 36% को ध्यान में रखते हुए उससे आगे की बात करना चाहेंगे। उन्हें लगता है कि 125 सीटों पर समाजवादी पार्टी का अलायंस जीता था, अगर उस 125 सीटों को लोकसभा में कन्वर्ट करें तो कम से कम वो कुछ नहीं तो उनका मानना है कि 35 से 40 तो हमारी ऐसी ही लोकसभा सीटें बन गई। तो उसके अलावा ये एक थ्योरेटिकल बातें हैं जो के आसपास के लोग लेकर चल रहे हैं। वो मैं जब भी बात करता हूँ अखिलेश यादव के आसपास के जितने भी कोर टीम उनकी है, तो वो जिले भी गिनाने लग जाते हैं कि देखो अंबेडकर नगर में हमने क्लीन स्वीप किया था तो अंबेडकर नगर हमारी बनती है, देखो बाराबंकी में हमारे इतने विधायक है तो वो सीट हमारी बनती है। तो इस तरीके से वो 40-45 तो जिले मुंह जवानी गिना देते हैं कि हमारे पास इतने इतने विधायक इस जिले में है, तो हमारे पास लोकसभा सीट भी ये हमारे फेवर में आनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर उसके समीकरण आप लोकसभा में देखें और पुराने रिजल्ट से कंपैरिजन करें तो 2009 में कांग्रेस को यहाँ पे 22 + 1 23 सीटें मिली थी। 22 सीटें कांग्रेस को मेन रिजल्ट में मिली थी, प्लस 1 राज बब्बर ने उपचुनाव जीता था तो 23 हो गई थी। तो वो एक पास्ट इस पास्ट की तरह ही है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास उस दौर में बहुत सारे लोकसभा लड़ने वाले नेता भी थे। आज की तारीख में कांग्रेस के पास अगर आप नाम गिनाने बैठ जाएंगे कि लोकसभा
लड़ चुके हैं, कि उनका एक्सपीरियंस कितना रहा है, कितने लोकसभा लड़ चुके होंगे, तो आज की तारीख में उतने नेता यूपी कांग्रेस के पास नहीं है जितना 2017 से पहले हुआ करते थे, 2014 में, 2019, इवन की 19 में भी थे। 19 के बाद तो बहुत सारे लोग छोड़ गए। तो कहीं ना कहीं मौजूदा स्थिति को देखते हुए अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस, और अखिलेश यादव की टीम को लगता है कांग्रेस 10-15 सीटों से ज्यादा की पार्टी यहाँ पर नहीं है, 10-15 सीटें लड़ने से ज्यादा उनको यहाँ पे नहीं देना चाहिए, ऐसा अखिलेश यादव के सलाहकारों का, अखिलेश यादव की कोर टीम का मानना है। लेकिन आप मौजूदा स्थितियों की बात करें तो जिस तरीके से वोट लोकल बॉडी पोल्स में शिफ्ट हुआ, हालांकि फिर मैं वही रिपीट करूंगा कि लोकल बॉडी पोल्स कोई लोकसभा का एक मिरर नहीं है, लोकसभा जरूरी नहीं जो लोकल बॉडी पोल्स में हुआ वो लोकसभा में भी उस तरह से पड़ जाए। लेकिन ये ना कहीं नैरेटिव बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव हुई है खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को झटका लगा है कई जिलों में, जिस तरीके से उनको लगा था कि कई सीटें वो जीत सकते हैं लोकल बॉडी पोल्स में, लेकिन नहीं जीत पाए। तो ये कहीं ना कहीं वो समीकरण बनते जा रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस एक जरूरत बन रही है यूपी में। अगर ये अखिलेश यादव को भी ये पता है कि अगर कांग्रेस एक साथ 80 की 80 सीटें लड़ गई, किसी भी अलायंस में एडजस्ट नहीं हुई, तो उससे नुकसान अखिलेश यादव का भी होगा, उससे कांग्रेस को भी कोई विशेष फायदा नहीं होगा, उससे सीधा फायदा बीजेपी को हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अहम फैक्टर है कि दोनों के लिए अलायंसेस जरूरी हो गए, क्योंकि कांग्रेस को भी या तो सपा का साथ चाहिए या तो बसपा का साथ चाहिए। एक तरफ कांग्रेस की नजर में भी ओबीसी वोट है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नजर में दलित वोट भी है। तो कांग्रेस भी केवल एक वोट की वजह से, एक समुदाय के वोट की वजह से तो आगे नहीं बढ़ पाएगी या नहीं जीत पाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे की जरूरत आज की तारीख में बनते जा रहे हैं। रही बात सीट डिवाइड को लेकर, सबसे ज्यादा चर्चा रहती है कि कितनी सीटें देना चाहिए, कितने नहीं देना चाहिए। तो अगर मोटा मोटा भी आप गिना जाए तो कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस यहाँ पर पोटेंशियल है करने का, वो उनको जा सकती है। और ये 10 से 12 अगर वो उनके नेता ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे हैं अखिलेश यादव के, तो वो धीरे धीरे जब बात एडजस्टमेंट पर होगी तो बात वो 15 से 20 तक चली जाएगी। जैसे कि आपने बोला कि कोई बोला था कि 45 से 50 सीटें अखिलेश यादव क्लेम कर सकते हैं, मुझे भी यही लगता है कि 45 से 50 सीटों का अखिलेश यादव का क्लेम रहेगा, बाकी 30 में बाकी डिवाइड होंगे, जो भी अगर ये अलायंस होता है, तो अगर कांग्रेस और सपा का अलायंस होता है, ग्रैंड अलायंस होता है, इसमें बीएसपी नहीं शामिल होती है, तो 50 समाजवादी पार्टी का क्लेम होगा, 45 से 50, और रेस्ट ऑफ द सीट जो है वो डिवाइड होंगे जयंत चौधरी में, पल्लवी पटेल में और कांग्रेस में। अगर राजभर इसका हिस्सा होंगे तो अगर होंगे, क्योंकि राजभर की बात तो यहाँ बीजेपी में भी चल रही है, तो अगर वो हिस्सा होंगे तो निश्चित तौर पे वो भी उसका हिस्सा होंगे। लेकिन कांग्रेस के खाते में फिर भी 15 से 20 सीट ही मैं आज की स्थिति में देख पा रहा हूं। हालांकि 3 राज्यों में चुनाव अभी बाकी है, 3 में से अगर 2 राज्य भी कांग्रेस जीतती है या तीनों के तीनों जीत जाती है, तो निश्चित तौर पर उसकी बार्गेनिंग पावर यूपी में भी बढ़ेगी। और बहुत कुछ डिपेंड करता है जो यूपी कांग्रेस में चेंज होने वाले हैं। अगर नया प्रभारी कौन आता है, अगर प्रियंका गांधी जाती है तो, या प्रियंका गांधी रहेंगी, तो उसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है अभी। और प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने की चर्चा है, अगर प्रदेश अध्यक्ष कौन आता है तो डिपेंड करता है कि वो बार्गेन पावर किसकी होगी। अगर कोई प्रमोद तिवारी, सपोज अगर मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष पता नहीं अभी तक तो बने नहीं, तो आगे भी ना बने, लेकिन अगर उस तरह का कोई नेता आता है तो वो उनके संबंध प्रमोद तिवारी के, पीएल पुनिया के, अखिलेश यादव से हैं, अच्छे हैं, और सभी बात जानते हैं, ओपन है बातें। तो जो डिपेंड करता है कि बार्गेन करने के लिए बीच में बात कौन करेगा। तो इस तरह के नेता अगर बात करेंगे जिनके संबंध अखिलेश यादव से अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पर शायद ज्यादा बार्गेनिंग हो जाएगी। अभी जो मौजूदा स्थितियों में जो लोग नेता, जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के हैं, उनका बहुत ज्यादा ताल्लुकात दूसरे दलों के नेता से बहुत ज्यादा दिखते नहीं कभी, और जो टीम अभी संभाल रही है उनके भी बहुत ताल्लुकात अखिलेश यादव से बहुत अच्छे नहीं है। तो अगर ये लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है बार्गेन करना समाजवादी पार्टी से। लेकिन हाँ, अगर सीनियर लीडर्स बात करते हैं, खासतौर से हाईकमान आपस में बात कर लेते हैं, अगर सीधे 23 की बैठक में लगी रहेगी, कई साल बाद हम लोग अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को शायद एक फ्रेम में देखेंगे। इससे पहले यशवंत सिन्हा का नामांकन हुआ था तो दोनों एक साथ जरूर थे उस रूम में, लेकिन मुझे लग रहा है कोई विजुअल ऐसा नहीं आया था कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया हो या दोनों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई हो। और आदेश जी शायद क्लैरिटी इस बात पर ज्यादा दे पाएंगे। मेरे को नहीं ध्यान आ रहा कि 2017 के बाद से अखिलेश यादव और राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक साथ नजर आए हो। तो ये इंपॉर्टेंट, विजुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी 23 की बैठक, तो ये देखने वाला इंटरेस्टिंग होगा। और दोनों में इक्वेशंस मुझे लगता है कि ठीक है, पर्सनली बहुत नहीं खराब होंगे। और बाकी तो पार्टी के अंदर जो चीजें हुई, प्रियंका गांधी के आजमगढ़ दौरे के बाद समाजवादी पार्टी को खराब लगा जिस तरीके से वहां पे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गायब सांसद अखिलेश के पोस्टर लगवा दिए, तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें बीच में होती रही। लेकिन अब 2024 एक बड़ा चुनाव है और दोनों पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो है ही, समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट चुनाव है कि आप
परफॉर्मेंस पुराना उठा के देख लीजिए, लोकसभा में समाजवादी पार्टी का काफी खराब परफॉर्मेंस रहा। विधानसभा में भले ही वो कहते हैं वोट परसेंटेज हमारा बढ़ गया और हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हूँ, लेकिन लोकसभा में आप 19 निकाल लीजिए, 2014 निकाल लीजिए, तो उनका परफॉर्मेंस खराब रहा। तो 24 में जाहिर तौर पर वो भी चाहेंगे कि इम्प्रूव हो परफॉर्मेंस। इसीलिए मुझे लगता है कि अलायंस होने की संभावना यहाँ पर है। सीट एडजस्टमेंट में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बड़ा दिल वाली बात कह के वार्न जरूर कर रहे हैं कि आप ऐसा ना हो कि कांग्रेस में 40-40 के फॉर्मूले पे कहने लग जाए कि 80 है तो 40-40 बांट ले रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उनको डाउट है कि कांग्रेस अगर 3 में से 2 राज्य जीत जाती है तो कांग्रेस के नेता हो सकता है कहने लग जाए कि अब तो 50-50 की बार्गेनिंग कर ले रहे हैं। संगठन कांग्रेस का अभी समाजवादी पार्टी की तुलना में यूपी में अभी इतना मजबूत नहीं है। जो सच है वो सच है, लेकिन जब कांग्रेस, क्योंकि वो दिल्ली में बैठ के फैसले कांग्रेस में ज्यादा होते हैं, यूपी क्योंकि उससे केंद्रीय पार्टी जाहिर तौर पर होंगे भी, लेकिन यूपी के नैरेटिव को बुला दिया जाता है। तो यूपी के नैरेटिव के हिसाब से समाजवादी पार्टी एक अहम पार्टी है, और अगर आप उसके साथ अलायंस करेंगे तो बिग प्लेयर आपको समाजवादी पार्टी को ही बनाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर कई सारी महत्वपूर्ण बातें प्रशांत जी आपने कही। मैं आदेश जी आपसे इस पर एक टिप्पणी लूंगा। जो प्रशांत जी एक बात कह रहे थे कि जो सीट सेटलमेंट की बात की, जो आपने भी कहा कि 45-50 के आसपास सपा और बाकी पार्टियां 30 में रहेंगी, 30 से 35 में, इस तरह का कोई फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और चर्चा चलती है। वो चर्चा ये चलती है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 8 से 10 सीटें तो दे देंगे, लेकिन सीटें कौन सी होंगी? तो सीटें होंगी बनारस जैसी, वैसी सीटें जहां सपा कभी अच्छा नहीं कर पाई या सपा का कोई हिस्ट्री नहीं रहा उन सीटों को जीतने का, वो सीटें वो कांग्रेस को ऑफर कर रहे हैं। सीटें मैं आपको गिना भी सकता हूँ कि मतलब वाली भी मैं 1-2 सीटें आपको तो नहीं बल्कि 1 दर्जन सीटें ऐसी गिना भी सकता हूँ जहां पर समाजवादी पार्टी के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है, कुछ कारणों से वो चाहती है कि अगर अलायंस हो तो वो दे दे। उसके लखनऊ हो गई, बनारस हो गई, है ना, खाली अमेठी तो ऑटोमेटिक, गाजियाबाद जैसी सीट हो गई, गाजियाबाद हो गई, फतेहपुर इस तरह की जो सीटें हैं लड़े तो वो छोड़ दें। सीट हो गई, कानपुर की शहरी सीट हो गई, आपकी फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट हो गई, और इसके अलावा आपके इधर अगर पूर्वांचल में आप जाएं तो 1-2 सीटें वहां की आप मान लें, और पश्चिम में 1-2 सीटें हो गई। अगर नसीमुद्दीन लड़ते हैं बिजनौर वगैरह से तो 1 आध सीटें हो सकता है उधर छोड़ दे। और अगर एक आध इधर सेंट्रल यूपी की आप बात करें तो अवध में भी 3-4 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ सकती है। बाराबंकी एक सीट है जहां पीएल पुनिया अपने बेटे को फिर से लड़ाना चाहते हैं, हो सकता है कि वो छोड़ दे। और उसके आसपास की जो सीटें हैं, मतलब जो अवध बेल्ट है, यहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है। तो इस तरह की 5-6 सीटें हो गई। तो मुझे लगता है यही 1 आध दर्जन सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी इजीली हो सकती है। बाकी तो इसी पर मैं आदेश जी से टिप्पणी यही लेना चाह रहा था कि कांग्रेस के लिए जो आदेश जी आपने कहा कि राहुल गांधी विपक्षी एकता के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, और जाहिर तौर पर उनके कई सारे इस तरह के बयान भी आए हैं। लेकिन यूपी में तो ये स्थिति जो एक चर्चा है कि अखिलेश यादव इस तरह की सीटें ऑफर कर सकते हैं। दूसरी, बिहार को भी लेकर ऐसी ही चर्चा होती है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार कुछ ज्यादा कांग्रेस को देने के पक्ष में नहीं रहते हैं, क्योंकि दोनों ही जगहों पर जो बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उनका मानना है कि कांग्रेस को जितना अधिक दिया जाएगा वो वहां पर परफॉर्मेंस उतना कम हो जाएगा, सीटें उतनी जीतने की संभावनाएं घट जाएंगी। तो अब मेरा सवाल यही है कि क्या इस तरह के ऑफरिंग को भी कांग्रेस विपक्षी एकता के नाम पर स्वीकार कर लेगी? क्योंकि इस विपक्षी एकता की कवायद में अभी उत्तर प्रदेश से मायावती शामिल नहीं है, न उन्हें निमंत्रण मिला है। लेकिन चर्चा ये भी होती है, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद, ये लोग, एक खबर ये भी आई कि बैकडोर से जाके इन लोगों ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की, और जयंत अक्सर कांग्रेस को के इम्पोर्टेंस पर अखिलेश यादव को एक तरह से नसीहत ही देते नजर आते हैं, भले वो नाम न ले। तो क्या कांग्रेस विपक्षी एकता के नाम पर इस तरह के भी ऑफर को स्वीकार करने के मूड में है यूपी में? देखिए, कांग्रेस के पास ना खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है पाने के लिए। पिछले 2 चुनाव में वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। 44 से 54 सीटों पे आए 5 साल के अंतराल में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं ना सीटों की, अब 23 तारीख की जो बैठक है, उसमें इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। इस बार ये मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा होगी, लेकिन सीटों को लेकर बातचीत इन बैठकों में होगी ऐसा नहीं है। उसके लिए आप इस बात को ना ऐसे समझिए कि इस पूरी विपक्षी एकता की अगुवाई कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सीटें सिर्फ अखिलेश यादव बांटेंगे बैठ के या कांग्रेस बांटेगी बैठ के। तो बेसिकली एक कमेटी बनेगी, एक सब कमेटी बनेगी, जो जहां जहां विपक्षी एकता में दिक्कत आएगी, जिस जिस स्टेट में आएगी, जहां जहां सीटों की बात होगी, उन सबको टैकल करेगी, उन सबका सोल्यूशन निकालेगी। और कोई एक नेता बैठ के या एक पार्टी बैठ के विपक्षी एकता की सीटें बांटने नहीं जा रहा है।
इसके इसके अलावा नवंबर दिसंबर तक, यानी ये जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद कहीं जाके आपके सामने विपक्षी एकता की पिक्चर जो है वो क्लियर होगी कि विपक्षी एकता में आखिरकार होने क्या जा रहा है। और हो सकता है कि तब तक भी जो आपको दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है कि ये पार्टियां हमारे सामने हैं जो आपस में मिलजुल रही है। हो सकता है कि दिसंबर बीत जाने के बाद भी कोई एक आध बड़ी पार्टी आपके सामने आए और आपको सरप्राइज दे कि नहीं हम भी इधर खड़े हैं, ठीक है ना। तो उस तरह की राजनीति इस वक्त देश में चल रही है। बहुत सारे लोगों को डर है एजेंसीज का, किसी को बड़े साहब का, किसी को छोटे साहब का, बहुत सारे डर है इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। हालांकि 2019 की राजनीति में जब ये चुनाव हो रहा था कोई ऐसा डर नहीं था किसी को, किसी भी इन विपक्षी पार्टियों को। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो डर है ना, यही विपक्षी एकता को इकट्ठा कर रहा है, इन पार्टीज को इकट्ठा कर रहा है। उसी डर के चलते ये सब इकट्ठे हो रहे हैं कि भैया अगर अभी हम इकट्ठे नहीं हुए तो हम सब की राजनीति आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी। तो दिसंबर तक ये विपक्षी एकता की बातचीत जाएगी। कोई एक पार्टी, अखिलेश यादव या कांग्रेस, बैठ के सीटें नहीं बांटेगी। उसके लिए कमेटी बनेगी, उसके लिए थिंक टैंक्स हैं, उसके लिए वो लोग हैं जिन्हें हिंदुस्तान की राजनीति की समझ है, और सब मिलके फैसला करेंगे। हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़े कांग्रेस के साथ। आप देखिएगा, आप इस पे बिल्कुल सरप्राइज मत करिएगा। और हो सकता है कि अखिलेश यादव जो चाहे वही सीटें कमलनाथ उनको दें। तो ये आपको ना एक पहल नजर आएगी कि एक सकारात्मक पहल हुई है जिसमें हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये जो पहल है, इसका जो श्रेय है वो राहुल गांधी को जा रहा है, क्योंकि वो हर संभव कोशिश करना चाहते हैं। उन्होंने इस बैठक को पोस्टपोन करवाया। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो 2 राज्यों से है। सबसे पहले बिहार और फिर महाराष्ट्र। फिलहाल आज की डेट में बिहार में तीनों पार्टी इकट्ठी हो गई हैं और वहां महाराष्ट्र में तीनों पार्टी इकट्ठी हैं। इन दोनों राज्यों में मिला लें आप तो 88 लोकसभा सीट्स हैं, जिनमें से लगभग 53 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो इन 2 बड़े राज्यों में अगर तीनों पार्टियां नहीं टूटती हैं, जो कि नहीं टूट रही हैं फिलहाल, महाराष्ट्र में कोशिश हुई थी, वो एक सफल नहीं हो पाई। उसके बाद पवार साहब ने जो अपनी पावर दिखाई वो हम सबके सामने है। उन्होंने सुप्रिया सोले और प्रफुल्ल पटेल को बनाया वर्किंग प्रेसिडेंट, और अजीत दादा अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनको क्या बनाएंगे। तो वो जो उनकी पहल थी वो खराब हो गई। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अगर वहां इकट्ठी रहेगी तो हाँ, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसी इनकी इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट कह रही है। और ऐसा ही बिहार में है। तो 88 सीट्स में से जहां 53 बीजेपी के पास है, वहां ये मेजर लॉस में है 2 स्टेट में। तो बीजेपी की चुनौती ये है, मोदी जी की चुनौती ये है कि वो कैसे इस विपक्षी एकता को रोके। क्योंकि अगर 450 सीटों पे बीजेपी के सामने सिंगल कैंडिडेट होगा तो वो जो बार बार पोलराइजेशन होता है, और इतनी वोट वहां चली गई, इतनी वहां चली गई, कोई एक भी वोट नहीं कटेगी, तो नतीजे जो है वो थोड़ा सा बीजेपी को दिक्कत दे सकते हैं। ऐसा इस यूनिटी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर विपक्षी एकता हो गई तो दिक्कत होगी बीजेपी को। इसीलिए एक अंदर अंदर मैं ये कहूंगा कि विपक्षी पार्टियों के अंदर भी बैठ के बातचीत चल रही है। एक थिंक टैंक लगा हुआ है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स है जिनको समझ है, वो उस पर फैसला कर रहे हैं। और कांग्रेस इस बात को अच्छे से जानती थी कि अगर वो इसकी पहल करेगी तो कभी सफल नहीं हो पाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार को आगे किया गया। और नीतीश कुमार की जो इंटीग्रिटी है, उनकी जो छवि है, उस पर कोई आरोप किसी भी तरह का राजनेता नहीं लगा सकता। जैसी छवि आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी की है, वैसी ही छवि नीतीश कुमार की है। कोई करप्शन का चार्ज या कोई उनको लेके किसी भी तरह का कोई चार्ज सामने नहीं आता। और क्योंकि हम चर्चा यूपी पे कर रहे हैं तो आपके लिए जानकारी देता हूं, आपके दर्शकों के लिए। जिस दिन अखिलेश यादव से मिलने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आए थे, तो उस दिन चलते हुए नीतीश ने अखिलेश को कहा कि आपको पापा याद कर रहे थे और आपको बुलाया है, और वो कह के चले गए। उसके मुझे लगता है 1 या 2 दिन बाद अखिलेश यादव दिल्ली आए थे, और उसके बाद वो लालू जी से मिले और एक पिक्चर जारी की गई। अखिलेश यादव एक चेयर पे बैठे हुए थे और लालू जी बैठे हुए थे। बेसिकली लालू यादव ये समझाना चाहते थे अखिलेश को कि तुम इस बात से घबराओ मत, विपक्षी एकता में आओ। अगर तुम्हें आज की डेट में नेता बनना है तो मुलायम सिंह डिफरेंट तरीके के नेता थे, लेकिन तुम्हें अगर नेता बनना है तो स्टैंड लेना पड़ेगा। तुम्हारे 2 कार्यकाल जा चुके हैं जहां तुम सत्ता से बाहर हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, बार बार तुम हार रहे हो। बेसिकली एक
मोटिवेशनल भाषण सुनाने के लिए उनको बुलाया गया था और मुझे लगता है कि वो मोटिवेट हो गए हैं, इसीलिए वो 23 तारीख की बैठक में जा रहे हैं। तो जैसा आपने पूछा था, मैं वापस वहीं पे आता हूं कि कैसे होगा, कौन सी सीटें जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, ये कोई एक पार्टी, कोई एक व्यक्ति बैठ के तय नहीं करेगा। और ये उन सबको पता है। देखिए, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये जो राजनेता है इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ये इतने लाख लोगों को मूर्ख बना के यहाँ तक पहुंचते हैं। तो इनको पता है कि हमें कौन सी सीटें लड़नी है, कौन सी नहीं लड़नी है, कौन सी कांग्रेस के पास जाएगी। आज की डेट में मैं बता देता हूँ आपको, कांग्रेस को पता है कि उनके पास कौन सी सीटें आएंगी और अखिलेश को पता है कि उसको कौन सी सीटें लड़नी है। तो ये तो ना एक पॉलिटिकल पोस्टरिंग होती है, इनको भी मीडिया में रहना होता है ताकि इनकी बात भी हो, चर्चा हो, हम सभी बैठ के इनके बारे में बात करें, जनता इनके बारे में बात करे। आपको याद है कि जब भी एड आती है तो हमेशा क्या आता है कि आप सर्फ एक्सेल लीजिए, क्यों? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, बार बार दिखा के सर्फ एक्सेल सर्फ एक्सेल सर्फ एक्सेल। तो ऐसी अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तो हम भी वही काम कर रहे हैं, जनता के दिमाग में वो बैठ जाए। और ये उनको पता है कि ये काम हम लोग करें तभी उनका फायदा होगा। तो इन सबको सब पता है कि इनको क्या क्या चाहिए। 19-20 होता है, बार्गेन होती है, छोटी मोटी चीजों में झगड़े भी होते हैं, लेकिन झगड़ा इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा दिखाई दे रहा है। सब कुछ सॉर्ट आउट इन लोगों ने लगभग कर लिया है। अब सिर्फ पोस्टरिंग हो रही है। अब 23 की बैठक होगी, उसके बाद मुझे लगता है एक बड़ी रैली भी की जाएगी। और आपके दर्शकों के लिए जानकारी और दे देता हूं कि दूसरी जो बैठक होगी विपक्षी एकता की, वो शिमला में होगी। शिमला में लगभग 2 या 3 दिन की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें इन सब लोगों को बुलाया जाएगा और वहां बैठ के मंथन होगा। ये सब लोग वहां बैठेंगे, मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और उससे उस चर्चा उस मंथन से मुझे लगता है अमृत निकलेगा। वो कैसा होगा, मीठा होगा, कड़वा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा धार्मिक नहीं। बैठक को, दूसरी वाली बैठक को कांग्रेस बुला रही है, कह सकते हैं, सत्ता उनकी है। और एक और बात देखिए, 2003 में भी शिमला की इस मीटिंग का महत्व है। 2003 में भी ऐसा ही हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी यूपी में बना था तब वो शिमला में ही हुआ था सम्मेलन। हाँ, शिमला में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, संकल्प शिविर हुआ और वहीं से इन्होंने संकल्प लिया कि हम छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के हम यूपीए बनाएंगे। और उसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। तो शिमला का कांग्रेस पार्टी के लिए अपना एक महत्व है और ये महत्व और उसी की शुरुआत करते हुए कांग्रेस ने दूसरी बैठक शिमला में करने का निर्णय लिया है, जहां मुझे लगता है 2 दिन 3 दिन का एक इनका मंथन होगा, शिविर होगा, जहां ये चर्चा करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, आदेश ने विपक्षी फैसले उन्हें लेकर काफी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारियां हमें दी हैं और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि इस बार ये विपक्षी गठबंधन जो है ये सिर्फ मिलने के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि वाकई ये कुछ करना चाहते हैं। मैं आदेश को धन्यवाद के साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आदेश आपको अपनी अगली डिबेट के लिए जाना है तो आप यहां से विदा ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हम इस चर्चा को प्रशांत के साथ थोड़ा सा आगे रखेंगे, दरअसल आगे जारी रखेंगे। दरअसल भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि ये जो तीसरा मोर्चा है या ये विपक्षी एकता जो है ये दरअसल एक पार्किंग लॉट है। ये चुनावों से पहले आते हैं, अपनी अपनी गाड़ियां उसमें खड़ी करते हैं और फिर चुनावों की पिक्चर देखते हैं, उसमें हार जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियां उठा के वापस चले जाते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। तो बीजेपी के नेता अक्सर ये इसका उदाहरण देते हैं कि ये एकता जो है ये सिर्फ मौका परस्ती की एकता है और इसमें फिर एक चेहरा उभरता है कि प्रधानमंत्री के लिए इनमें बहुत लड़ाई है, इसकी अगुवाई कौन करेगा इसमें बहुत लड़ाई है। खास तौर पर अगर अभी हम नीतीश कुमार को चेहरा मान भी ले विपक्षी एकता को, तो छोटे छोटे लेवल पर जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस को नोटिस दे दिया है कि भाई लेफ्ट के साथ अगर हाथ मिलाया तो हमारे यहां कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने नोटिस दे दिया है कि पंजाब में और दिल्ली में आप मत लड़िए। यानी बहुत सारे हमें रुकावटें नजर आती हैं। तो ये चेहरे को लेकर भी हमने अखिलेश यादव से सवाल पूछा था। आइए पहले उसको सुनते हैं, फिर हम प्रशांत से एक जवाब लेंगे इस पर। सवाल ये नहीं है कि चेहरा कौन हो, सवाल ये है कि बीजेपी पहले हटे और चेहरा अपने आप आता है। पूर्व में भी दिल्ली में जो सरकारें बनी हैं, आप और हम जानते हैं, इतिहास को पलट कर देखें, अपने आप चेहरे आ जाते हैं सामने, अपने आप प्रधानमंत्री बनते हैं और अच्छा काम होता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि सरकार हटे, बीजेपी हटे, दूसरी सरकार बने, चेहरा अपने आप आ जाएगा। प्रशांत, जब ये सवाल चेहरे का पूछा गया कि चेहरा कौन होगा तो इस पर भी थोड़ा सा डक कर दिया अखिलेश यादव ने कि चेहरा तो बाद में आ जाएगा, पहला लक्ष्य जो है वो बीजेपी को हराना है। इसके अलावा एक सवाल और था जो अखिलेश यादव से हमने पूछा था कि दलित प्रधानमंत्री को लेकर था, तो उस पर उन्होंने एक तरीके से आपत्ति जता दी थी कि अच्छा मैं पूछूंगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कि उन्होंने आखिर दलित प्रधानमंत्री बनाने की बात क्यों की है। तो दलित प्रधानमंत्री की बात यूपी के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मायावती भी अपना दावा ठोकती हैं। तो ये चेहरे को लेकर जो जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाद में जो होगा बाद में देख लिया जाएगा, चेहरे अपने आप आ जाते हैं, आपको लगता है कि विपक्षी एकता में ये चेहरे के रूप में भी एक बड़ी रुकावट सामने खड़ी हुई है? ये बात तो अक्सर बीजेपी खास तौर से इस बात को कह रही है कि चेहरा कौन होगा विपक्ष के पास। ये विपक्ष भले कितना यूनाइट दिखने की कोशिश करे लेकिन चेहरा कौन है ये नहीं डिफाइन हो पाएगा। तो इसको लेकर भी मुझे लगता है विपक्ष की स्ट्रेटेजी क्लियर है। शायद मैं किसी विपक्ष के नेता का बयान कहीं देख रहा था कि चेहरा तो 24 के बाद डिसाइड होगा, इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा कि चेहरा कौन होगा, और चेहरा किसी एक को आए कर देंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का भी चांस है, आपस में डिफरेंसेस का भी चांस है। तो चेहरा वाला इशू तो रहेगा, बीजेपी इसी नैरेटिव पर चुनाव लड़ेगी कि मोदी के मुकाबले कौन। लेकिन विपक्ष अगर मुझे लगता है कि थोड़ा शातिर तरीके से, थोड़ा बेहतर तरीके से पिछली गलतियों को सीख लेते हुए उस नैरेटिव के बजाय लोकल फैक्टर्स पर फोकस करेगा तो इस चुनाव में बेहतर कर सकता है। और ये चेहरे की बात यूपी में तो खास तौर से आएगी कि भाई गठबंधन का चेहरा कौन होगा। यहाँ तो भी है, यहाँ मायावती भी हैं, प्रियंका गांधी भी फिलहाल हैं, और यूपी में कनेक्ट उनका रहेगा भी, अगर चुनाव लड़ती हैं तब भी रहेगा, नहीं लड़ती तब भी रहेगा, है ना। तो ये सवाल तो मुझे लगता है जायज है। और ये अखिलेश यादव इस सवाल को डक करने के अलावा अखिलेश यादव पे और आंसर भी क्या था, अखिलेश यादव ने जो किया वो उनकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता कि चेहरे को लेकर तो क्लैरिटी ही नहीं है। तो बात ही चेहरे से ज्यादा यूनिटी पर फोकस है। अगर अंडरस्टैंडिंग और यूनिटी रही तो चेहरा तो फिर आपस में डिसाइड ही हो जाएगा। बिल्कुल नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। दरअसल उनका ये तर्क है कि 2014 में बीजेपी जो एक धमक के साथ केंद्र की राजनीति में आई थी वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की वजह से था, और 2024 में अगर बीजेपी केंद्र की राजनीति से बाहर होगी तो वो भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की वजह से होगा। लेकिन 23 जून की एक महत्वपूर्ण बैठक जो पटना में होने वाली है, अखिलेश यादव ने यूपी तक को दिए अपने इंटरव्यू में ये बार बार इस बात को अंडरलाइन किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का जो एक खाका तैयार होगा वो उस बैठक में होगा, और उसमें क्या राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी और मायावती भी टीम अखिलेश का हिस्सा होंगे, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर जैसे खिलाड़ियों के साथ, या नहीं होंगे, ये वहां पर तय हो सकता है। इसके बाद भी काफी मुश्किलें इस गठबंधन के सामने हैं, लेकिन अगर ये बुनियादी बात कि बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ना है, इस बुनियादी समझौते पर विपक्षी पार्टियां राजी हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती तो जरूर खड़ा कर सकती हैं। तो 23 जून की उस बैठक पर और उससे जुड़ी तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर, राजनीतिक गतिविधियों पर यूपी तक की नजर लगातार बनी रहेगी। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने और 2024 के चुनावों को एक साफ चश्मे से देखने और समझने के लिए लगातार बने रहिए यूपी तक के साथ। हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह की राजनीतिक घटनाएं क्या रूप ले रही हैं, जो 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब देंगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रशांत, अमीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आदेश रावल भी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।